भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ख्यात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारत का इतिहास कई हजार साल पुराना माना जाता है। 67,000 साल पहले आधुनिक आदमी या होमोसेपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे, जहां वे पहले विकसित हुए थे। सबसे पुराना जात आधुनिक मानव आज से लगभग 30,000 साल पहले दक्षिण एशिया में रहता है। 6,500 ईसा पूर्व के बाद खाद्य फसलों और जानवरों के वर्चस्व के लिए सबूत, स्थायी संरचनाओं का निर्माण और कृषि अधिशेष का फिटिंग मेहरगढ़ और अब बलूचिस्तान के अन्य स्थलों में दिखाई दिया। ये धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुए। दक्षिण एशिया में पहली शहरी संस्कृति जो अब पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में 1800 मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, जहां नवपाषाण युग ईसा 2000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बहुत से अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका आरंभ काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से माना जाता है, प्राचीन मिस्र और सुमेर सभ्यता के साथ विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। इस सभ्यता की लिपि अब तक सफलतापूर्वक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान और उससे सटे भारतीय प्रदेशों में फैली थी। पुरातत्व प्रमाणों के आधार पर 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का अकस्मात पतन हो गया है। 19वीं शताब्दी के पाश्चात्य विद्वानों के प्रचलित दृष्टिकोणों के अनुसार आर्यों का एक वर्ग भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं पर 2000 ईसा पूर्व के आसपास पहुंचा और पहले पंजाब में बस गया और यहीं ऋग्वेद की आर्चाओं की रचना की गई है। आर्यों द्वारा उत्तर और मध्य भारत में एक विकसित सभ्यता का निर्माण किया गया, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे अधिक सभ्यता है, जिसका संबंध आर्यों के आगमन से है। इसका नामकरण आर्यों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर किया गया है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और धर्म वैदिक धर्म या सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस धर्म का नाम हिंदू पड़ा था। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तटीय क्षेत्र, जिसमें आधुनिक भारत के पंजाब, भारत और हरियाणा राज्य आते हैं, में विकसित हुई। आमतौर पर अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 2000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में मानते हैं, परंतु नए पुरातत्व उत्खननों से मिले अवशेषों में वैदिक सभ्यता से संबंधित कई अवशेष मिले हैं, जिससे कुछ आधुनिक विद्वान यह मानने लगे हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में ही शुरू हुई थी। आर्य भारतीय मूल के ही थे और ऋग्वेद का रचना काल 3000 ईसा पूर्व रहा होगा, क्योंकि आर्यों के भारत में आने का न तो कोई पुरातत्व उत्खननों पर आधारित प्रमाण मिला है और न ही DNA अनुसंधानों से कोई प्रमाण मिला है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व परिषद द्वारा की गई सरस्वती नदी की खोज से वैदिक सभ्यता, हडप्पा सभ्यता और आर्यों के बारे में एक नया दृष्टिकोण सामने आया है। हडप्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया है, क्योंकि हडप्पा सभ्यता की 2400 बस्तियों में से वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु तट पर मात्र 245 बस्तियां थीं, जबकि शेष अधिकांश बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर मिलती हैं। सरस्वती एक विशाल नदी थी, पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी और मैदानों से होती हुई समुद्र में जाकर विलीन हो जाती थी। इसका वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। यह आज से 6000 साल पूर्व भूगर्भीय बदलाव की वजह से सूख गई थी। ईसा पूर्व 8वीं और शुरुआती 8वीं शताब्दी सदी में जैन और बौद्ध धर्म संप्रदाय लोकप्रिय हुए। अशोक ईसा पूर्व 245-251 इस काल का एक महत्वपूर्ण राजा था, जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से मणिपुर तक और तक्षशिला से कर्नाटक तक फैल गया था, पर वो संपूर्ण दक्षिण तक नहीं जा सका। दक्षिण में चोल सबसे शक्तिशाली निकले। संगम साहित्य की शुरुआत भी दक्षिण में इसी समय हुई। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में ईसा पूर्व 7वीं और शुरुआती 6वीं शताब्दी के दौरान 16 बड़ी शक्तियां महाजनपद विद्यमान थे। अति महत्वपूर्ण गणराज्यों में कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के लिच्छवी गणराज्य थे। गणराज्यों के अलावा राजतंत्रीय राज्य भी थे,
जिनमें से कौशाम्बी, वत्स, मगध, कोशल, कुरु, पांचाल, चेदी और अवंती महत्वपूर्ण थे। इन राज्यों का शासन ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों के पास था जिन्होंने राज्य विस्तार और पड़ोसी राज्यों को अपने में मिलाने की नीति अपना रखी थी। तथापि गणराज्यात्मक राज्यों के तब भी स्पष्ट संकेत थे जब राजाओं के अधीन राज्यों का विस्तार हो रहा था। इसके बाद भारत छोटे छोटे साम्राज्यों में बंट गया। 8वीं सदी में सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया। यह इस्लाम का प्रवेश माना जाता है। 12वीं सदी के अंत तक दिल्ली की गद्दी पर तुर्क दासों का शासन आ गया, जिन्होंने अगले कई सालों तक राज किया। दक्षिण में हिंदू विजयनगर और गोलकुंडा के राज्य थे। 1557 में विजयनगर का पतन हो गया। सन 1526 में मध्य एशिया से निर्वासित राजकुमार बाबर ने काबुल में पनाह ली और भारत पर आक्रमण किया। उसने मुगल वंश की स्थापना की जो अगले 300 सालों तक चला। इसी समय दक्षिण पूर्वी तट से पुर्तगाल का समुद्री व्यापार शुरू हो गया था। बाबर का पोता अकबर धार्मिक सहिष्णुता के लिए विख्यात हुआ। उसने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा लिया। 1649 में औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया। औरंगजेब ने कश्मीर में तथा अन्य स्थानों पर हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनवाया। उसी समय केंद्रीय और दक्षिण भारत में शिवाजी के नेतृत्व में मराठे शक्तिशाली हो रहे थे। औरंगजेब ने दक्षिण की ओर ध्यान लगाया तो उत्तर में सिखों का उदय हो गया। औरंगजेब के मरते ही 1767 मुगल साम्राज्य बिखर गया। अंग्रेजों ने डचों, पुर्तगालियों तथा फ्रांसीसियों को भगाकर भारत पर व्यापार का अधिकार सुनिश्चित किया और 1853 के एक विद्रोह को कुचलने के बाद सत्ता पर काबिज हो गए। भारत को आजादी 1947 में मिली, जिसमें महात्मा गांधी के अहिंसा आधारित आंदोलन का योगदान महत्वपूर्ण था। 1947 के बाद से भारत में गणतांत्रिक शासन लागू है। आजादी के समय ही भारत का विभाजन हुआ, जिससे पाकिस्तान का जन्म हुआ और दोनों देशों में कश्मीर सहित अन्य मुद्दों पर तनाव बना हुआ है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। 1. प्राचीन भारत, 2. मध्यकालीन भारत, 3. आधुनिक भारत, प्रागैतिहासिक काल 3300 ईसा पूर्व तक। भारत में मानव जीवन का प्राचीनतम प्रमाण 100,000 से 80,000 वर्ष पूर्व का है। पाषाण युग भीमबेटका मध्य प्रदेश के चट्टानों पर चित्रों का कालक्रम 40,000 ईपू से 9,000 ईपू माना जाता है। प्रथम स्थायी बस्तियां ने 9,000 वर्ष पूर्व स्वरूप लिया। भारत का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से आरंभ होता है। 3000 ई पूर्व तथा 1500 ई पूर्व के बीच सिंधु घाटी में एक उन्नत सभ्यता वर्तमान थी, जिसके अवशेष मोहनजोदड़ो, मुअनजोदाड़ो और हड़प्पा में मिले हैं। विश्वास किया जाता है कि भारत में आर्यों का प्रवेश बाद में हुआ। आर्यों ने पाया कि इस देश में उनसे पूर्व के जो लोग निवास कर रहे थे, उनकी सभ्यता यदि उनसे श्रेष्ठ नहीं तो किसी रीति से निकृष्ट भी नहीं थी। आर्यों से पूर्व के लोगों में सबसे बड़ा वर्ग द्रविड़ों का था। पहला नगरीकरण 3300 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित हरियाणा के निवासियों को शायद इस बात का किंचित मात्र भी आभास नहीं था कि वे अपने आसपास की जमीन में दबी जिन ईंटों का प्रयोग इतने धड़ल्ले से अपने मकानों का निर्माण में कर रहे हैं, वह कोई साधारण ईंटें नहीं बल्कि लगभग 5000 वर्ष पुरानी और पूरी तरह विकसित सभ्यता के अवशेष हैं। इसका आभास उन्हें तब हुआ जब 1836 ईई में जॉन विलियम ब्रंटम ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछवाने हेतु ईंटों की आपूर्ति के इन खंडहरों की खुदाई प्रारंभ करवाई। खुदाई के दौरान ही इस सभ्यता के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए, जिसे इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। हड़प्पा लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना 1853 ई में मिला था, पर स्पष्टतः यह लिपि 1923 तक प्रकाश में आई। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिह्न एवं 205 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक गढ़ी नहीं जा सकी है। इस लिपि में प्राप्त सबसे बड़े लेख में करीब 17 चिह्न हैं। कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त
मिट्टी के ठीकरों पर उत्कीर्ण चिन्ह अपने पार्श्ववर्ती दाहिने चिन्ह को काटते हैं। इसी आधार पर ब्रजवासी लाल ने यह निष्कर्ष निकाला है, सैंधव लिपि दाहिनी ओर से बाईं ओर को लिखी जाती थी। मृणमूर्तियां हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मृणमूर्तियों का निर्माण मिट्टी से किया गया है। इन मृण मूर्तियों पर मानव के अतिरिक्त पशु पक्षियों में बैल, भैंसा, बकरा, बाघ, सुअर, गैंडा, भालू, बंदर, मोर, तोता, बत्तख एवं कबूतर की मृणमूर्तियां मिली हैं। मानव मृणमूर्तियां ठोस हैं, पर पशुओं की खोखली नर एवं नारी मृणमूर्तियां में सर्वाधिक नारी मृणमूर्तियां ठोस हैं, पर पशुओं की खोखली नर एवं नारी मृणमूर्तियां में सर्वाधिक नारी मृणमूर्तियां मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताएं। हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी इसकी नगर योजना। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के नगर निर्माण में समरूपता थी। नगरों के भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल की तरह विन्यस्त थे। हड़प्पा जनजीवन। हड़प्पा संस्कृति की व्यापकता एवं विकास को देखने से ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति से संचालित होती थी। वैसे यह प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है। फिर भी चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। नीलर ने सिंधु प्रदेश के लोगों के शासन को मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा और उसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया। स्टुअर्ट पिगॉट महोदय ने कहा, मोहनजोदाड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। मैके के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथों था। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व भारत को एक सनातन राष्ट्र माना जाता है, क्योंकि यह मानव सभ्यता का पहला राष्ट्र था। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंध में भारत राष्ट्र की स्थापना का वर्णन आता है। भारतीय दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्मा के मानसपुत्र स्वयंभू मनु ने व्यवस्था संभाली। इनके दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद थे। उत्तानपाद भक्त ध्रुव के पिता थे। इन्हीं प्रियव्रत के 10 पुत्र थे। 3 पुत्र बाल्यकाल से ही विरक्त थे। इस कारण प्रियव्रत ने पृथ्वी को 7 भागों में विभक्त कर एक भाग प्रत्येक पुत्र को सौंप दिया। इन्हीं में से एक थे आग्नेध्र, जिन्हें जम्बूद्वीप का शासन कार्य सौंपा गया। वृद्धावस्था में आग्नेध्र ने अपने 9 पुत्रों को जम्बूद्वीप के विभिन्न 9 स्थानों का शासन दायित्व सौंपा। इन 9 पुत्रों में सबसे बड़े थे नाभि, जिन्हें हिमवर्ष का भूभाग मिला। इन्होंने हिमवर्ष को स्वयं के नाम अजनाभ से जोड़कर अजनाभवर्ष प्रचारित किया। यह हिमवर्ष या अजनाभवर्ष ही प्राचीन भारत देश था। राजा नाभि के पुत्र थे ऋषभ। ऋषभदेव के 100 पुत्रों में भरत ज्येष्ठ एवं सबसे गुणवान थे। ऋषभदेव ने वानप्रस्थ लेने पर उन्हें राजपाट सौंप दिया। पहले भारतवर्ष का नाम ऋषभदेव के पिता नाभिराज के नाम पर अजनाभ वर्ष प्रसिद्ध था। भरत के नाम से ही लोग अजनाभ खंड को भारतवर्ष कहने लगे। दूसरा नगरीकरण 600 ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व के पश्चात 16 महाजनपद उत्तर भारत में मिलते हैं। 500 ईस्वी पूर्व के बाद कई स्वतंत्र राज्य बन गए। उत्तर में मौर्य वंश, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्मिलित थे, ने भारत के सांस्कृतिक पटल पर उल्लेखनीय छाप छोड़ी। 180 ईस्वी के आरंभ से मध्य एशिया से कई आक्रमण हुए, जिनके परिणाम स्वरूप उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में इंडो ग्रीक, इंडो स्किथियन, इंडो पार्थियन और अंततः कुषाण राजवंश स्थापित हुए। 3री शताब्दी के आगे का समय, जब भारत पर गुप्त वंश का शासन था, भारत का स्वर्णिम काल कहलाया। दक्षिण भारत में भिन्न भिन्न समयकाल में कई राजवंश चालुक्य, चेर, चोल, कदम्ब, पल्लव तथा पांड्य चले। विज्ञान, कला, साहित्य, गणित, खगोल शास्त्र, प्राचीन प्रौद्योगिकी, धर्म तथा दर्शन इन्हीं राजाओं के शासनकाल में फले फूले। मौर्यकाल, मौर्य साम्राज्य यूनानी इतिहासकारों के द्वारा वर्णित प्रेसियाई देश का राजा इतना शक्तिशाली था कि सिकंदर की सेनाएं व्यास पार करके प्रेसियाई देश में नहीं घुस सकीं, और सिकंदर, जिसने 326 ई में पंजाब पर हमला किया, पीछे लौटने के लिए विवश हो गया। वह सिंधु के मार्ग से पीछे लौट गया। इस घटना के बाद ही मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य
लगभग 322 ई पू 228 ई पू ने पंजाब में सिकंदर, जिन यूनानी अधिकारियों को छोड़ गया था, उन्हें निकाल बाहर किया और बाद में एक युद्ध में सिकंदर के सेनापति सेल्युक्स को हरा दिया। ईसा पूर्व 6ठी सदी के प्रमुख राज्य थे मगध, कोसल, वत्स के पौरव और अवंती के प्रद्योत। 4ठी सदी में चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रनंद, मोत्तर भारत को यूनानी शासकों से मुक्ति दिला दी। इसके बाद उसने मगध की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, जो उस समय नंदों के शासन में था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वण में कहा गया है कि सम्राट धनानंद ने चाणक्य को अपने राजमहल से बाहर निकाल दिया, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भड़काकर धनानंद को मरवा दिया। चंद्रनंद से चंद्रगुप्त मौर्य बन गया। इसके बाद चंद्रगुप्त ने दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के क्षत्रप सेल्यूकस को हराया था, जिसके फलस्वरूप उसने हेरात, कंदहार, काबुल तथा बलूचिस्तान के प्रांत चंद्रगुप्त को सौंप दिए थे। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार के पुत्र अशोक ने मौर्य साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचा दिया। कर्नाटक के चित्तल दुर्ग तथा मास्की में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। चूंकि उसके पड़ोसी राज्य चोल, पांड्य या केरल पुत्रों के साथ अशोक या बिंदुसार के किस्सा लड़ाई का वर्णन नहीं मिलता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये प्रदेश चंद्रगुप्त के द्वारा ही जीता गया था। अशोक के जीवन का निर्णायक युद्ध कलिंग का युद्ध था। इसमें उत्कलों से लड़ते हुए अशोक को अपनी सेना द्वारा किए गए नरसंहार के प्रति ग्लानि हुई और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। फिर उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भी करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज सेल्यूकस के द्वारा उनके दरबार में भेजा गया। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य तथा उसकी राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, का वर्णन किया है। इस दौरान कला का भी विकास हुआ। मौर्यों के बाद शुंग राजवंश, मौर्यों के पतन के बाद शुंग राजवंश ने सत्ता संभाली। ऐसा माना जाता है कि मौर्य राजा बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, जिसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। शुंगों ने 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसी काल में महाराष्ट्र में सातवाहनों का और दक्षिण में चेर, चोल और पांड्यों का उदय हुआ। सातवाहनों के साम्राज्य को आंध्र भी कहते हैं, जो अत्यंत शक्तिशाली था। पुष्यमित्र के शासनकाल में पश्चिम से यवनों का आक्रमण हुआ। इसी काल के माने जाने वाले वैयाकरण पतंजलि ने इस आक्रमण का उल्लेख किया है। कालिदास ने भी अपने मालविकाग्निमित्रम में वसुमित्र के साथ यवनों के युद्ध का चर्चा किया है। इन आक्रमणकारियों ने भारत की सत्ता पर कब्जा कर लिया। कुछ प्रमुख भारतीय यूनानी शासक थे, यूथिडेमस, डेमेट्रियस तथा मिनांडर। मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था तथा उसका प्रदेश अफगानिस्तान से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। इसके बाद पहलवों का शासन आया, जिनके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। तत्पश्चात शकों का शासन आया। शक लोग मध्य एशिया के निवासी थे, जिन्हें यूची नामक कबीले ने उनके मूल निवास से खदेड़ दिया गया था। इसके बाद वे भारत आए। इसके बाद यूची जनजाति के लोग भी भारत आ गए, क्योंकि चीन की महान दीवार के बनने के बाद मध्य एशिया की परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं थी। ये कुषाण कहलाए। कनिष्क इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। कनिष्क ने 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक राज किया। शक साम्राज्य एवं कुषाण साम्राज्य। मौर्य वंश के पतन के बाद मगध की शक्ति घटने लगी और सातवाहन राजाओं के नेतृत्व में मगध साम्राज्य दक्षिण से अलग हो गया। सातवाहन वंश को आंध्र वंश भी कहते हैं और उसने 50 ई पू से 225 ईय तक राज्य किया। भारत में एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार के अभाव में बैक्ट्रिया और पार्थिया के राजाओं ने उत्तरी भारत पर आक्रमण शुरू कर दिए। इन आक्रमणकारी राजाओं में मिनांडर सबसे विख्यात है। इसके बाद ही शक राजाओं के आक्रमण शुरू हो गए और महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा मथुरा शक क्षत्रपों के शासन में आ गए। इस तरह भारत की जो राजनीतिक एकता भंग हो गई थी, वह ईसवीं पहली शताब्दी में कुजुल कडफाइसिस द्वारा कुषाण वंश की शुरुआत से फिर स्थापित हो गई। गुप्त काल सन 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम अपने पिता घटोत्कच के बाद राजा बना, जिसने गुप्त वंश की नींव डाली। इसके बाद समुद्रगुप्त 340 ईस्वी, चंद्रगुप्त द्वितीय
कुमारगुप्त प्रथम 413-455 ईस्वी और स्कंदगुप्त शासक बने। इसके करीब 100 वर्षों तक गुप्त वंश का अस्तित्व बना रहा, जो 706 ईस्वी में हर्ष के उदय तक किसी एक प्रमुख सत्ता की कमी रही। इस काल में कला और साहित्य का उत्तर तथा दक्षिण दोनों में विकास हुआ। इस काल का सबसे प्रतापी शासक समुद्रगुप्त था, जिसके शासनकाल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। 11वीं तथा 12वीं सदी में भारतीय कला, भाषा तथा धर्म का प्रचार दक्षिण पूर्व एशिया में भी हुआ। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 200 ईसा पूर्व 1200 ईस्वी 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत पर इस्लामी आक्रमणों के पश्चात उत्तरी व केंद्रीय भारत का अधिकांश भाग दिल्ली सल्तनत के शासनाधीन हो गया और बाद में अधिकांश उपमहाद्वीप मुगल वंश के अधीन। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य शक्तिशाली निकला, हालांकि विशेषतः तुलनात्मक रूप से संरक्षित। दक्षिण में अनेक राज्य शेष रहे अथवा अस्तित्व में आए। 3 साम्राज्यों का युग 8वीं-12वीं शताब्दी 750 और 1000 ईस्वी के मध्य उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कई शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। इनमें से 3 वंश ऐसे थे जिन्होंने आपस में संघर्ष किया। यह संघर्ष कन्नौज पर आधिपत्य के लिए हुआ। इनमें से एक था पाल वंश, जिसका नवीन सदी के मध्य तक पूर्वी भारत में एक शक्तिशाली राज्य था। पश्चिमी भारत और उत्तरी गंगा की घाटी में 10वीं सदी तक प्रतिहार राजवंश का प्रभुत्व था। उधर दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों का वर्चस्व था, जो समय समय पर उत्तर भारत के प्रदेशों पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते थे। वस्तुतः इन तीनों शक्तिशाली साम्राज्यों के मध्य संघर्ष चलता रहा। यद्यपि इन साम्राज्यों के शासन राष्ट्रकूट वंश ने किया, वह न केवल उस काल का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, बल्कि उसके आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य सेतु का भी काम किया। 7वीं सदी के पूर्वार्ध से ही कन्नौज भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा था। उस काल में उत्तरी भारत पर आधिपत्य का कोई भी दावा कन्नौज पर अधिकार के बिना निरर्थक था। कन्नौज तथा उसके मध्य देश का सामरिक महत्व भी था, क्योंकि पालों के लिए मध्य भारत तथा पंजाब और प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों के लिए गंगा दोआब में पहुंचने के मार्ग पर कन्नौज से ही नियंत्रण होता था। इसके अतिरिक्त गंगा यमुना दोआब, जो प्रचुर मात्रा में राजस्व का स्रोत था, अतः इस पर बिना नियंत्रण किए कोई भी साम्राज्य शक्तिशाली नहीं हो सकता था। त्रिपक्षीय संघर्ष का परिणाम त्रिपक्षीय संघर्ष तीनों शक्तिशाली प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल शक्तियों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। तात्कालीन परिणाम यह हुआ कि प्रतिहार कन्नौज पर अपना शासन स्थापित करने में सफल हुए तथा राष्ट्रकूट अपने पारंपरिक शत्रु प्रतिहारों की शक्ति विनष्ट करने में सफल हुए। चूंकि पालों ने इस संघर्ष से अपने को पहले से ही अलग कर लिया था, लेकिन वे अपनी खोई हुई शक्ति को दोबारा प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके। इस संघर्ष के फलस्वरूप महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि इससे उत्तरी भारत की शक्तियों की फिर से गुटबंदी आरंभ हो गई। उत्तर भारत की राजनीति में अब राजपूत शासकों का प्रभाव बढ़ने लगा तथा क्षेत्रीय राज्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने लगी, जिससे कोई भी राजवंश उत्तर एवं दक्षिण भारत पर एक छत्र राज्य स्थापित नहीं कर सका तथा ब्रहा शक्तियां भारत पर आक्रमण करने लगी। भारत में इस्लाम का प्रवेश 700 जापियाबियाए में भारत में इस्लाम का प्रवेश हो चुका था। मोहम्मद इब्न कासिम के नेतृत्व में मुसलमान अरबों ने सिंध पर हमला कर दिया और वहां के ब्राह्मण राजा दाहिर को हरा दिया। इस तरह भारत की भूमि पर पहली बार इस्लाम के पैर जम गए और बाद की शताब्दियों के हिंदू राजा उसे फिर हटा नहीं सके। इस काल में भारतीय समाज में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इनमें से एक यह था कि विशिष्ट वर्ग के लोगों की शक्ति बहुत बढ़ी, जिन्हें सामंत, राणक अथवा रौत, राजपूत आदि पुकारा जाता था। इस काल में भारतीय दस्तकारी तथा खनन कार्य उच्च स्तर का बना रहा
तथा भारत भी आने भिन्न वाले कई शील अरब राजाओं यात्रियों ने मुसलमानी यहाँ की जमीन आक्रमण का की जिस उर्वरता अनवरत रीति और से भारतीय प्रबल विरोध किसानों की किया, कुशलता उसका की चर्चा महत्व की है। कम करके पहले नहीं से चली आंकना आ रही चाहिए। वर्ण व्यवस्था आर्थिक सामाजिक इस युग जीवन, में भी शिक्षा कायम तथा रही। धर्म स्मृतियों के 800 लेखकों ने से ब्राह्मणों के 1200 विशेषाधिकारों के परंतु बारे में सिंध पर बढ़ा चढ़ा अरबों कर का तो शासन कहा वास्तव में निर्बल और था धार्मिक और अयोग्यता को 1158 उचित से ठहराने में तो वे वे शहाबुद्दीन पिछले मोहम्मद लेखकों गौरी से ने आगे निकल उसे गए। आसानी से उखाड़ दिल्ली दिया। सल्तनत इससे पूर्व 1206 सुबुक्तगीन के नेतृत्व में मुसलमानों ने की हमले मृत्यु करके के पंजाब पश्चात छीन लिया था उसके और गजनी के संतानहीन सुल्तान होने के महमूद कारण ने उसके 900 साम्राज्य से उसके दास 3 गुलामों ने इन आपस मीडिया में भारत बांट लिया। पर 17 हमले किए और कुंभांचा हिंदू को राजाओं सिंध की शक्ति और कुचल मुल्तान डाली तथा कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय राज्य क्षेत्रों पर अधिकार मिला। गोरी के विश्वस्त गुलाम ऐबक ने तराइन के युद्ध के पश्चात भारत में राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जिस वंश की नींव रखी उसे मामलुक या गुलाम वंश क्योंकि कहते वह हैं। मोहम्मद गौरी द्वारा खरीदा हुआ गुलाम था। मामलुक वंश या गुलाम वंश मोहम्मद गौरी के मृत्यु के पश्चात तुर्कों द्वारा भारत के विजित क्षेत्रों पर तुर्की शासन की स्थापना हुई और इस क्षेत्र का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बना। 1206 ईज़ोर से 1290 इन के मध्य इस वंश में अनेक शासक हुए, जिनमें प्रमुख शासक इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन रज़िया ऐबक सुल्तान और बलबन थे, जिन्होंने तुर्क सत्ता को सुदृढ़ीकर्ता किया। मामलुक वंश के शासकों का क्रम निम्न है। 1 कुतुबउद्दीन ऐबक 1206-1210 गुलाम वंश दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ई में स्थापित किया गया था। यह वंश 1290 ई तक शासन करता रहा। इसका नाम गुलाम वंश इस कारण पड़ा कि इसका संस्थापक इल्तुतमिश और उसके बलबन जैसे महान उत्तराधिकारी प्रारंभ में गुलाम अथवा दास थे और बाद में वे दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने में समर्थ हुए। आराम शाह 1210-1211 3 शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211-1276 इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का वंश एक के प्रमुख संस्थापक शासक था। ऐबक के बाद वो उन शासकों में से था जिससे दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत हुई। वह ऐबक का दामाद भी था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 रजिया सुल्तान 1236-1240 रजिया का पूरा नाम रजिया अल-दीन 1205-1240 सुल्तान जलालत उद्दीन रजिया था। वह इल्तुतमिश की पुत्री तथा भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी। मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240-1242 7 अलाउद्दीन मसूद शाह 1242-1246 8 नासिरुद्दीन महमूद शाह 1240-1245 9 गयासुद्दीन बलबन 1263-1287 गयासुद्दीन बलबन 1266-1286 इलबारी जाति का व्यक्ति था जिसने एक नए राजवंश बलबनी वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का नवाब सुल्तान अजुद्दीन कैकुबाद 1287-1290 11 कयूमर्स 1290 खिलजी वंश खिलजी कौन थे, इस विषय में पर्याप्त विवाद है। इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने खिलजी को चंगेज खां का दामाद और कुलीन खां का वंशज, बरनी ने उसे तुर्कों से अलग एवं फखरुद्दीन ने खिलजियों को तुर्कों की 64 जातियों में से एक बताया। विद्वानों ने समर्थन किया है। चूंकि भारत आने से पूर्व ही यह जाति अफगानिस्तान के हेलमंद नदी के तटीय क्षेत्रों के उन भागों में रहती थी जिसे खिलजी के नाम से जाना जाता था। संभवतः इसीलिए इस जाति को खिलजी कहा गया। अंतिम सुल्तान शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या के बाद ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सिंहासन पर बैठा था। इसलिए इतिहास में खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। शासन के अंतिम समय में बड्ढे पुत्र खिज खां को उत्तराधिकारी से वंचित कर दिया और अपने सबसे छोटे अल्पवयस्क पुत्र 5 या 6 वर्ष शहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। किंतु अलाउद्दीन के अंतिम दिनों में मलिक काफूर के प्रभाव और शक्ति में वृद्धि हुई। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात अल्पवयस्क को सिंहासन से अपदस्थ करके स्वयं को उसका संरक्षण घोषित कर लिया तथा उसने शहाबुद्दीन की मां से विवाह कर लिया जो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की पुत्री थी। अलाउद्दीन अन्य पुत्रों को बंदी बना लिया गया। मालिक काफूर के व्यवहार और शक्ति के दुरुपयोग करने से अधिकांश सामंत उसके विरुद्ध हो गए तथा उन्हीं सामंतों में कुछ मुबारक को समर्थन दे रहे थे। अतः मलिक काफूर को 35 दिन तक सत्ता संचालन के बाद मार डाला गया और 19 अप्रैल 1316 ईज़ को कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। तुगलक वंश
तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था जिसने सन 1320 से लेकर सन 1414 तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया। गयासुद्दीन ने एक नए वंश अर्थात तुगलक वंश की स्थापना की जिसने 1414 तक राज किया। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए, गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक 1350 और उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक 1347। इनमें से पहले 2 शासकों का अधिकार करीब करीब पूरे देश पर था। फिरोज का साम्राज्य उनसे छोटा अवश्य था, पर फिर भी अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य से छोटा नहीं था। फिरोज की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का विघटन हो गया और उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। यद्यपि तुगलक 1414 तक शासन करत रहे, तथापि 1398 में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण के साथ ही तुगलक साम्राज्य का अंत माना जाना चाहिए। 1 गयासुद्दीन तुगलक, 2 मोहम्मद बिन तुगलक, 3 फिरोज शाह तुगलक। इन तीनों योग्य शासकों के बाद कोई और शासक सही शासन न कर सके। इसके बाद तुगलक वंश का पतन शुरू हो गया। इनके अलावा कुछ शासक और हुए जिनका नाम इस प्रकार है। नसरत शाह तुगलक, महमूद तुगलक। मुगल दिल्ली की सल्तनत वास्तव में कमजोर थी क्योंकि सुल्तानों ने अपनी विजिट हिंदू प्रजा का हृदय जीतने का कोई प्रयास नहीं किया। वे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत कट्टर थे और उन्होंने बलपूर्वक हिंदुओं को मुसलमान बनाने का प्रयास किया। इससे हिंदू प्रजा उनसे कोई सहानुभूति नहीं रखती थी। इसके फलस्वरूप 1526 ई में बाबर ने आसानी से दिल्ली की सल्तनत को उखाड़ फेंका। उसने पानीपत की पहली लड़ाई में अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुगल वंश की प्रतिष्ठित किया, जिसने 1526 से 1818 ई तक भारत पर शासन किया। तीसरा मुगल बादशाह अकबर असाधारण रूप से योग्य और दूरदर्शी शासक था। उसने अपनी विजिट हिंदू प्रजा का हृदय जीतने की कोशिश की और विशेष रूप से युद्धप्रिय राजपूत राजाओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। मुगल सम्राट योगदान और उपलब्धि बाबर 1530 ईस्वी मुगल साम्राज्य की स्थापना की। भारत में पहली बार बारूद गन पाउडर का प्रयोग किया था। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को पराजित किया। 1527 ईस्वी खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा संग्राम सिंह को पराजित किया। चंदेरी की लड़ाई 1528 ईस्वी में चंदेरी के मेदिनी राय को हराया था। अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की में लिखा था हुमायूं 1556 ईस्वी दीनपनाह दिल्ली को दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित किया। शेरशाह सूरी के साथ 2 लड़ाइयां लड़ी। चौसा 1529 ईस्वी की लड़ाई, कन्नौज की लड़ाई 1540 ईस्वी। 1586 में अपने पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की जीवनी हुमायूं नामा उसके सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। अकबर 1566 ईस्वी अकबर 1566 ईस्वी मनसबदारी प्रथा रैंक के धारक सज्जनता और सेना को व्यवस्थित करने के लिए स्थापित किया। गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। थाच राल्फ फिच पहले अंग्रेज थे जो 1585 में अकबर के दरबार में आया था। जजिया कर 1564 ईस्वी को समाप्त कर दिया। सुलह ए कुल सभी के लिए शांति पे जोर दिया था। इबादत खाना प्रार्थना के हॉल को फतेहपुर सीकरी में निर्मित किया। 1569 में अचूकता की डिग्री ऑफ इनफैलिबिलिटी जारी किया था। दीन ए इल्लाही 1582 ईस्वी धर्म को निरूपित किया। दरबार के 9 नवरत्न बीरबल तानसेन, फैजी महाराजा मानसिंह फकीर, अजियुद्दीन मिर्जा अजीज कोका, टोडरमल अब्दुर रहीम खान, ए खाना अबुल फजल। नोट मुल्ला 2 प्याजा अकबर के 9 रत्नों में से एक था या नहीं, इस बात पर अस्पष्टता नहीं है। कुछ सूत्रों का कहा गया है कि यह काल्पनिक चरित्र था और कुछ इससे अकबर का सलाहकार कहते हैं। जहांगीर 1605-1627 ईस्वी सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को प्राणदंड दिया। शाही न्याय के साधक के लिए आगरा फोर्ट पर जंजीर ए अदल की स्थापना की। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने दरबार का दौरा किया था। अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर और बिशनदास दरबार के प्रसिद्ध चित्रकारों में से थे। शाहजहां 1628-1668 ईस्वी 2 फ्रांसीसी बर्नियर और तवर्नियर
और इतालवी मनुक्की ने दरबार का दौरा किया था। आगरा में मोती मस्जिद और ताजमहल, दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद निर्मित किया। अहमदनगर और बीजापुर को कब्जे में लिया और गोलकुंडा को अपने आधिपत्य के लिए बाध्य किया। औरंगजेब 1667 ईस्वी इस्लामी धर्मशास्त्र और न्यायशास्त्र के महान विद्वान। उन्होंने हुक्म के मानक फतवा उल आलमगिरी से आधिकारिक मार्ग संकलन करने के लिए और हनाफी के मार्गदर्शन के लिए फतवत ए आलमगिरी जारी किया गया, जिसको 1672 में पूरा किया गया और उलेमा के एक बोर्ड को नियुक्त किया था। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य मुताखाब उल लुभाब काफी खान द्वारा मिर्जा मोहम्मद काजिम द्वारा आलमगीरनामा मसिर ए आलमगिरी मोहम्मद साकी द्वारा फतुहत ए आलमगिरी ईश्वर दास द्वारा 1675 ई में 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को मार डाला। दरवेश या एकज़दा फकीर के नाम से जाना जाता है। सती प्रथा को अस्वीकृति दिया था। औरंगाबाद में बीवी का मकबरा, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, जामिया बादशाही मस्जिद लाहौर में निर्मित किया। आलमगिरी मोहम्मद साकी द्वारा फतुहत ए आलमगिरी ईश्वर दास द्वारा 1675 ई में 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को मार डाला। दरवेश या एकज़दा फकीर के नाम से जाना जाता है। सती प्रथा को अस्वीकृति दिया था। औरंगाबाद में बीवी का मकबरा, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, जामिया बादशाही मस्जिद लाहौर में निर्मित किया। बहादुर शाहरी जा 1760-1712 ईस्वी। दूसरा नाम शाह आलम इकराफी खान ने उन्हें शाही ए बेखबर नाम दिया था, क्योंकि बादशाह अपने पुरस्कार की अनुदान के लिए जाने जाते थे। उसके 2 भाइयों की मौत हो गई और जजू की लड़ाई में खां बख्श को हराने के बाद 1707 में सिंहासन पर काबिज हुआ। ये आखिरी मुगल शासक था जिसने मुगल शासन के सभी अधिकारों का आनंद लिया था। डेक्कन को सरदेश मुखी को इकट्ठा करने का और मराठों को चौथ को इकट्ठा करने का अधिकार नहीं दिया। झंद्र शाह 1712-1713 ईस्वी मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा यू का खिताब और मालवा के जय और जजू की लड़ाई में खां बख्श को हराने के बाद 1707 में सिंहासन पर काबिज हुआ। ये आखिरी मुगल शासक था जिसने मुगल शासन के सभी अधिकारों का आनंद लिया था। डेक्कन को सरदेश मुखी को इकट्ठा करने का और मराठों को चौथ को इकट्ठा करने का अधिकार नहीं दिया। झंद्र शाह 1712-1713 ईस्वी मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा यू का खिताब और मालवा के जय सिंह को मिर्जा राजा का खिताब दिया था। इजारा प्रणाली को प्रोत्साहित किया। राजस्व खेती, अनुबंध खेती और जिया को समाप्त कर दिया। प्रथम मुगल शासक जिसको सैयद बंधु अब्दुल्लाह खान और अली हुसैन सैयद ने मार डाला, हिंदुस्तानी पार्टी के नेता थे फरूख सियार 1713-1719 ईस्वी शाहिद ए मजलूम के रूप में और अजीम उस शाह के बेटे जाना जाता है। चिनक्विलज खान निजाम उल मुल्क को डेक्कन के गवर्नर बनाया गया, जिसने बाद में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। पेशवा बालाजी विश्वनाथ चौथ और सरदेश मुखी कर की स्वीकृत के लिए दरबार का दौरा किया। मोहम्मद शाह 1719-1748 ईस्वी उसके नाम रोशन अख्तर था। इसके अलावा रंगीला बुलाया जाता था। मुगल इतिहास में पहली बार बाजीराव मराठा ने दिल्ली में छापा मारा था। फारस के नादिर शाह ने सादत खान की मदद से मुगल सेना को पराजित किया। करनाल लड़ाई। अहमद शाह 1740-1754 ईस्वी अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के पूर्व जनरल ने शासनकाल के दौरान भारत पर 5 बार आक्रमण किया। आलमगीर 1776-1759 ईस्वी अजीजुद्दीन कहा जाता है। शासनकाल के दौरान प्लासी की लड़ाई हुई थी। शाह आलम टा 1759-1806 ईस्वी अली गौहर नाम से लोकप्रिय था, जो 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई में हार गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई इसी के शासनकाल में हुई थी। 1772 तक वह बिहार, बंगाल और उड़ीसा के अपने सभी दीवानी अधिकार नहीं था, लेकिन महज सिंधिया की मदद के साथ 1773 के बाद वह अपने सभी दीवानी अधिकार वापस ले लिया था। प्रथम मुगल शासक जो ईस्ट इंडिया कंपनी पेंशन भोगी था। अकबर द 1806-1837 ईस्वी प्रथम मुगल शासक जिसको ब्रिटिश संरक्षण मिला था।
कार्यकाल के दौरान मुगल साम्राज्य केवल लाल किले तक सिमट के रह गई थी। बहादुर शाह टर 1897 ईस्वी अकबर द्वितीय और राजपूत राजकुमारी लालबाई का बेटा था। अंतिम शासक मुगल साम्राज्य था। शासनकाल के दौरान 1863 विद्रोह हुआ था और इनको विद्रोह का नेता बनाया गया था, जिसके कारण रंगून ले जाकर बंदी बनाया गया था और वही इनकी मृत्यु हो गई। वे बहुत अच्छे उर्दू कवि थे और जफर नाम से कविता लिखा करते थे। आधुनिक काल प्रारंभिक आधुनिक भारत 1526 1818 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं शताब्दी के शुरू में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई, मुंबई, मद्रास, चेन्नई तथा कलकत्ता, कोलकाता पर कब्जा कर लिया। उधर फ्रांसीसियों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने माहे, पांडिचेरी तथा चंद्रानगर पर कब्जा कर लिया। उन्हें अपनी सेनाओं में भारतीय सिपाहियों को भर्ती करने की भी इजाजत मिल गई। वे इन भारतीय सिपाहियों का उपयोग न केवल अपनी आपसी लड़ाइयों में करते थे, बल्कि इस देश के राजाओं के विरुद्ध भी करते थे। इन राजाओं की आपसी प्रतिद्वंद्विता और कमजोरी ने इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जागृत कर दिया और उन्होंने कुछ देशी राजाओं के विरुद्ध दूसरे देशी राजाओं से संधियां कर लीं। 1794 में मुगल बादशाह की प्रभुसत्ता की पूर्ण उपेक्षा करके उन्होंने आपस में कर्नाटक की दूसरी लड़ाई छेड़ी। गवर्नर जनरलों का समय भारत के महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल 1888-1947 तक, वाइसरॉय एवं गवर्नर जनरल अर्थात राजप्रतिनिधि एवं महाराज्यपाल भारत में ब्रिटिश राज का अध्यक्ष और भारतीय स्वतंत्रता उपरांत भारत में ब्रिटिश संप्रभु का प्रतिनिधि होता था। इनका कार्यालय सन 1773 में बनाया गया था, जिसे फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया था। इस कार्यालय का फोर्ट विलियम पर सीधा नियंत्रण था एवं अन्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था। संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर पूर्ण अधिकार 1833 में दिए गए और तब से यह भारत के गवर्नर जनरल बन गए। 1898 में भारत ब्रिटिश शासन की अधीन आ गया था। गवर्नर जनरल की उपाधि उसके भारतीय ब्रिटिश प्रांत पंजाब, बंगाल, बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत इत्यादि और ब्रिटिश भारत शब्द स्वतंत्रता पूर्व काल के अविभाजित भारत के इन्हीं ब्रिटिश नियंत्रण के प्रांतों के लिए प्रयोग होता है। कंपनी के शासनकाल में भारत का प्रशासन एक के बाद एक 22 गवर्नर जनरलों के हाथों में रहा। इस काल के भारतीय इतिहास की सबसे उल्लेखनीय घटना यह है कि कंपनी युद्ध तथा कूटनीति के द्वारा भारत में अपने साम्राज्य का उत्तरोत्तर विस्तार करती रही। मैसूर के साथ 4 लड़ाइयाओं, मराठों के साथ 3, बर्मा, म्यांमार तथा सिखों के साथ 2-2 लड़ाइयां तथा सिंध के अमीरों, गोरखों तथा अफगानिस्तान के साथ 1-1 लड़ाई छेड़ी गई। इनमें से प्रत्येक लड़ाई में कंपनी को एक या दूसरे देशी राजा की मदद मिली। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इस काल में सती प्रथा का अंत कर देने के समान कुछ सामाजिक सुधार के भी कार्य किए गए। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा के विरुद्ध निरंतर आंदोलन चलाया। उनके पूर्ण और निरंतर समर्थन का ही प्रभाव था, जिसके कारण लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में सती प्रथा को बंद कराने में समर्थ हो सका। अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिम शिक्षा के प्रसार की दिशा में कदम उठाए गए। अंग्रेजी देश की राजभाषा बना दी गई। सारे देश में समान जाब्ता दीवानी और जाब्ता फौजदारी कानून लागू कर दिया गया, परंतु शासन स्वेच्छाचारी बना रहा और वह पूरी तरह अंग्रेजों के हाथों में रहा। आधुनिक और स्वतंत्र भारत 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष चला। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को सफल हुआ, जब भारत ने अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, मगर देश को विभाजन कर दिया गया। तदुपरांत 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना। असहयोग और सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ सुधारों से पुराने कांग्रेसजन संतुष्ट हो गए, परंतु नवयुवकों का दल, जिसे मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में एक नया नेता मिल गया था, संतुष्ट नहीं हुआ। इन सुधारों के अंतर्गत केंद्रीय कार्यपालिका को केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया गया था और वायसराय को बहुत अधिक अधिकार प्रदान कर दिए गए थे।
अतएव उसने इन सुधारों को अस्वीकृत कर दिया। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला यह प्रथम जन आंदोलन था। इसमें असहयोग और व्यासकाल की नीति प्रमुखता से अपनाई गई। इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था। शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और आदिवासियों का इसे व्यापक समर्थन मिला। इसमें श्रमिक वर्ग की भी भागीदारी थी। इस प्रकार यह प्रथम जन आंदोलन बन गया। 1914-1918 के महान युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। अब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ बंद के समर्थन में दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया था। पंजाब में विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ, जहां के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी और अब अपनी सेवा के बदले वे इनाम की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन इसकी जगह उन्हें रॉलेट एक्ट दिया गया। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया। स्थानीय कांग्रेस जनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रांत की यह स्थिति धीरे धीरे और तनावपूर्ण हो गई तथा अप्रैल 1919 में अमृतसर में यह खून खराबे के चरमोत्कर्ष पर ही पहुंच गई, जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया। तब जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने गए। इस हत्याकांड में लगभग 1000 लोग मारे गए और 1600-1700 घायल हुए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक में ऊधम सिंह ने माइकल ओ डायर पर गोलियां चला दीं, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन को ऐसे घाव दिए जिन्हें ब्रिटिश शासक बहुत दिनों तक नहीं भूल पाए। कांग्रेस ने 1920 यार्ड में अपने नागपुर अधिवेशन में अपना ध्येयपूर्ण स्वराज्य की स्थापना घोषित कर दी और अपनी मांगों को मनवाने के लिए उसने अहिंसक असहयोग की नीति अपनाई। चूंकि ब्रिटिश सरकार ने उसकी मांगें स्वीकार नहीं की और दमनकारी नीति के द्वारा वह असहयोग आंदोलन को दबा देने में सफल हो गई, इसलिए कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता निश्चित किया और अपनी मांग का मनवाने के लिए उसने 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक 2 स्वायत्तोपनिवेश बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय संघ की संस्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बांट दिया गया और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारत के पंजाब राज्य में बांट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत में से सीलोन और बर्मा को भी अलग किया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया जाता है। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी इस घटनाक्रम में नहीं गिना जाता है। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में की गईं, ताकि आखिरी ब्रिटिश वायसराय नए लुईस माउंटबेटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगह की रस्मों में हिस्सा ले सके। इसलिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ख्यात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है।
भारत का इतिहास कई हजार साल पुराना माना जाता है। 67,000 साल पहले आधुनिक आदमी या होमोसेपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे, जहां वे पहले विकसित हुए थे। सबसे पुराना झात आधुनिक मानव आज से लगभग 30,000 साल पहले दक्षिण एशिया में रहता है। 6,500 ईसा पूर्व के बाद खाद्य फसलों और जानवरों के वर्चस्व के लिए सबूत, स्थायी संरचनाओं का निर्माण और कृषि अधिशेष का फिटिंग मेहरगढ़ और अब बलूचिस्तान के अन्य स्थलों में दिखाई दिया। ये धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुए। दक्षिण एशिया में पहली शहरी संस्कृति, जो अब पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में 1800 मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, जहां नवपाषाण युग ईसा 2000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बहुत से अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका आरंभ काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से माना जाता है, प्राचीन मिस्र और सुमेर सभ्यता के साथ विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। इस सभ्यता की लिपि अब तक सफलतापूर्वक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान और उससे सटे भारतीय प्रदेशों में फैली थी। पुरातत्व प्रमाणों के आधार पर 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का अकस्मात पतन हो गया है। 19वीं शताब्दी के पाश्चात्य विद्वानों के प्रचलित दृष्टिकोणों के अनुसार आर्यों का एक वर्ग भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं पर 2000 ईसा पूर्व के आसपास पहुंचा और पहले पंजाब में बस गया, और यहीं ऋग्वेद की आर्चाओं की रचना की गई है। आर्यों द्वारा उत्तर और मध्य भारत में एक विकसित सभ्यता का निर्माण किया गया, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे अधिक सभ्यता है, जिसका संबंध आर्यों के आगमन से है। इसका नामकरण आर्यों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर किया गया है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और धर्म वैदिक धर्म या सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस धर्म का नाम हिंदू पड़ा था। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तटीय क्षेत्र, जिसमें आधुनिक भारत के पंजाब, भारत और हरियाणा राज्य आते हैं, में विकसित हुई। आमतौर पर अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 2000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में मानते हैं, परंतु नए पुरातत्व उत्खननों से मिले अवशेषों में वैदिक सभ्यता से संबंधित कई अवशेष मिले हैं, जिससे कुछ आधुनिक विद्वान यह मानने लगे हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में ही शुरू हुई थी। आर्य भारतीय मूल के ही थे और ऋग्वेद का रचना काल 3000 ईसा पूर्व रहा होगा, क्योंकि आर्यों के भारत में आने का न तो कोई पुरातत्व उत्खननों पर आधारित प्रमाण मिला है और न ही DNA अनुसंधानों से कोई प्रमाण मिला है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व परिषद द्वारा की गई सरस्वती नदी की खोज से वैदिक सभ्यता, हडप्पा सभ्यता और आर्यों के बारे में एक नया दृष्टिकोण सामने आया है। हडप्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया है, क्योंकि हडप्पा सभ्यता की 2400 बस्तियों में से वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु तट पर मात्र 245 बस्तियां थीं, जबकि शेष अधिकांश बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर मिलती हैं। सरस्वती एक विशाल नदी थी, पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी और मैदानों से होती हुई समुद्र में जाकर विलीन हो जाती थी। इसका वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। यह आज से 6000 साल पूर्व भूगर्भीय बदलाव की वजह से सूख गई थी। ईसा पूर्व 8वीं और शुरुआती 8वीं शताब्दी सदी में जैन और बौद्ध धर्म संप्रदाय लोकप्रिय हुए। अशोक ईसा पूर्व 245-251 इस काल का एक महत्वपूर्ण राजा था, जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से मणिपुर तक और तक्षशिला से कर्नाटक तक फैल गया था, पर वो संपूर्ण दक्षिण तक नहीं जा सका। दक्षिण में चोल सबसे शक्तिशाली निकले। संगम साहित्य की शुरुआत भी दक्षिण में इसी समय हुई। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में ईसा पूर्व 7वीं और शुरुआती 6वीं शताब्दी के दौरान 16 बड़ी शक्तियां महाजनपद विद्यमान थे। अति महत्वपूर्ण गणराज्यों में कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के लिच्छवी गणराज्य थे। गणराज्यों के अलावा राजतंत्रीय राज्य भी थे, जिनमें से कौशाम्बी, वत्स, मगध, कोशल, कुरु, पांचाल, चेदी और अवंती महत्वपूर्ण थे। इन राज्यों का शासन ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों के पास था, जिन्होंने राज्य विस्तार और पड़ोसी राज्यों को अपने में मिलाने की नीति अपना रखी थी। तथापि गणराज्यात्मक राज्यों के तब भी स्पष्ट संकेत थे, जब राजाओं के अधीन राज्यों का विस्तार हो रहा था। इसके बाद भारत छोटे छोटे साम्राज्यों में बंट गया
8वीं सदी में सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया। यह इस्लाम का प्रवेश माना जाता है। 12वीं सदी के अंत तक दिल्ली की गद्दी पर तुर्क दासों का शासन आ गया, जिन्होंने अगले कई सालों तक राज किया। दक्षिण में हिंदू विजयनगर और गोलकुंडा के राज्य थे। 1557 में विजयनगर का पतन हो गया। सन 1526 में मध्य एशिया से निर्वासित राजकुमार बाबर ने काबुल में पनाह ली और भारत पर आक्रमण किया। उसने मुगल वंश की स्थापना की, जो अगले 300 सालों तक चला। इसी समय दक्षिण पूर्वी तट से पुर्तगाल का समुद्री व्यापार शुरू हो गया था। बाबर का पोता अकबर धार्मिक सहिष्णुता के लिए विख्यात हुआ। उसने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा लिया। 1659 में औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया। औरंगजेब ने कश्मीर में तथा अन्य स्थानों पर हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनवाया। उसी समय केंद्रीय और दक्षिण भारत में शिवाजी के नेतृत्व में मराठे शक्तिशाली हो रहे थे। औरंगजेब ने दक्षिण की ओर ध्यान लगाया तो उत्तर में सिखों का उदय हो गया। औरंगजेब के मरते ही 1767 मुगल साम्राज्य बिखर गया। अंग्रेजों ने डचों, पुर्तगालियों तथा फ्रांसीसियों को भगाकर भारत पर व्यापार का अधिकार सुनिश्चित किया और 1853 के एक विद्रोह को कुचलने के बाद सत्ता पर काबिज हो गए। भारत को आजादी 1947 में मिली, जिसमें महात्मा गांधी के अहिंसा आधारित आंदोलन का योगदान महत्वपूर्ण था। 1947 के बाद से भारत में गणतांत्रिक शासन लागू है। आजादी के समय ही भारत का विभाजन हुआ, जिससे पाकिस्तान का जन्म हुआ और दोनों देशों में कश्मीर सहित अन्य मुद्दों पर तनाव बना हुआ है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। 1. प्राचीन भारत, 2. मध्यकालीन भारत, 3. आधुनिक भारत, प्रागैतिहासिक काल 3300 ईसा पूर्व तक। भारत में मानव जीवन का प्राचीनतम प्रमाण 100,000 से 80,000 वर्ष पूर्व का है। पाषाण युग, भीमबेटका, मध्य प्रदेश के चट्टानों पर चित्रों का कालक्रम 40,000 ईपू से 9,000 ईपू माना जाता है। प्रथम स्थायी बस्तियां ने 9,000 वर्ष पूर्व स्वरूप लिया। भारत का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से आरंभ होता है। 3000 ई पूर्व तथा 1500 ई पूर्व के बीच सिंधु घाटी में एक उन्नत सभ्यता वर्तमान थी, जिसके अवशेष मोहनजोदड़ो, मुअनजोदाड़ो और हड़प्पा में मिले हैं। विश्वास किया जाता है कि भारत में आर्यों का प्रवेश बाद में हुआ। आर्यों ने पाया कि इस देश में उनसे पूर्व के जो लोग निवास कर रहे थे, उनकी सभ्यता यदि उनसे श्रेष्ठ नहीं तो किसी रीति से निकृष्ट भी नहीं थी। आर्यों से पूर्व के लोगों में सबसे बड़ा वर्ग द्रविड़ों का था। पहला नगरीकरण 3300 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित हरियाणा के निवासियों को शायद इस बात का किंचित मात्र भी आभास नहीं था कि वे अपने आसपास की जमीन में दबी जिन ईंटों का प्रयोग इतने धड़ल्ले से अपने मकानों का निर्माण में कर रहे हैं, वह कोई साधारण ईंटें नहीं, बल्कि लगभग 5000 वर्ष पुरानी और पूरी तरह विकसित सभ्यता के अवशेष हैं। इसका आभास उन्हें तब हुआ जब 1836 ईई में जॉन विलियम ब्रंटम ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछवाने हेतु ईंटों की आपूर्ति के इन खंडहरों की खुदाई प्रारंभ करवाई। खुदाई के दौरान ही इस सभ्यता के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए, जिसे इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। हड़प्पा लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना 1853 ई में मिला था, पर स्पष्टतः यह लिपि 1923 तक प्रकाश में आई। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिह्न एवं 205 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक गढ़ी नहीं जा सकी है। इस लिपि में प्राप्त सबसे बड़े लेख में करीब 17 चिह्न हैं। कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के ठीकरों पर उत्कीर्ण चिह्न अपने पार्श्ववर्ती दाहिने चिह्न को काटते हैं। इसी आधार पर ब्रजवासी लाल ने यह निष्कर्ष निकाला है, सैंधव लिपि दाहिनी ओर से बाईं ओर को लिखी जाती थी। मृणमूर्तियां हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मृणमूर्तियों का निर्माण मिट्टी से किया गया है।
इन मृण मूर्तियों पर मानव के अतिरिक्त पशु पक्षियों में बैल, भैंसा, बकरा, बाघ, सुअर, गैंडा, भालू, बंदर, मोर, तोता, बत्तख एवं कबूतर की मृण मूर्तियां मिली हैं। मानव मृण मूर्तियां ठोस है, पर पशुओं की खोखली। नर एवं नारी मृण मूर्तियां में सर्वाधिक नारी मृण मूर्तियां ठोस हैं, पर पशुओं की खोखली। नर एवं नारी मृण मूर्तियां में सर्वाधिक नारी मृण मूर्तियां मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताएं। हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी इसकी नगर योजना। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के नगर निर्माण में समरूपता थी। नगरों के भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल की तरह विन्यस्त थे। हड़प्पा जनजीवन। हड़प्पा संस्कृति की व्यापकता एवं विकास को देखने से ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति से संचालित होती थी। वैसे यह प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है, फिर भी चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। नीलर ने सिंधु प्रदेश के लोगों के शासन को मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा और उसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया। स्टुअर्ट पिगॉट महोदय ने कहा, मोहनजोदाड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। मैके के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथों था। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व। भारत को एक सनातन राष्ट्र माना जाता है क्योंकि यह मानव सभ्यता का पहला राष्ट्र था। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंध में भारत राष्ट्र की स्थापना का वर्णन आता है। भारतीय दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्मा के मानसपुत्र स्वयंभू मनु ने व्यवस्था संभाली। इनके 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद थे। उत्तानपाद भक्त ध्रुव के पिता थे। इन्हीं प्रियव्रत के 10 पुत्र थे। 3 पुत्र बाल्यकाल से ही विरक्त थे। इस कारण प्रियव्रत ने पृथ्वी को 7 भागों में विभक्त कर एक भाग प्रत्येक पुत्र को सौंप दिया। इन्हीं में से एक थे आग्नेध्र, जिन्हें जम्बूद्वीप का शासन कार्य सौंपा गया। वृद्धावस्था में आग्नेध्र ने अपने 9 पुत्रों को जम्बूद्वीप के विभिन्न 9 स्थानों का शासन दायित्व सौंपा। इन 9 पुत्रों में सबसे बड़े थे नाभि, जिन्हें हिमवर्ष का भूभाग मिला। इन्होंने हिमवर्ष को स्वयं के नाम अजनाभ से जोड़कर अजनाभवर्ष प्रचारित किया। यह हिमवर्ष या अजनाभवर्ष ही प्राचीन भारत देश था। राजा नाभि के पुत्र थे ऋषभ। ऋषभदेव के 100 पुत्रों में भरत ज्येष्ठ एवं सबसे गुणवान थे। ऋषभदेव ने वानप्रस्थ लेने पर उन्हें राजपाट सौंप दिया। पहले भारतवर्ष का नाम आराषभदेव के पिता नाभिराज के नाम पर अजनाभ वर्ष प्रसिद्ध था। भरत के नाम से ही लोग अजनाभ खंड को भारतवर्ष कहने लगे। दूसरा नगरीकरण 600 ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व के पश्चात 16 महाजनपद उत्तर भारत में मिलते हैं। 500 ईस्वी पूर्व के बाद कई स्वतंत्र राज्य बन गए। उत्तर में मौर्य वंश, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्मिलित थे, ने भारत के सांस्कृतिक पटल पर उल्लेखनीय छाप छोड़ी। 180 ईस्वी के आरंभ से मध्य एशिया से कई आक्रमण हुए, जिनके परिणाम स्वरूप उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में इंडो ग्रीक, इंडो स्किथियन, इंडो पार्थियन और अंततः कुषाण राजवंश स्थापित हुए। 3री शताब्दी के आगे का समय, जब भारत पर गुप्त वंश का शासन था, भारत का स्वर्णिम काल कहलाया। दक्षिण भारत में भिन्न भिन्न समयकाल में कई राजवंश चालुक्य, चेर, चोल, कदम्ब, पल्लव तथा पांड्य चले। विज्ञान, कला, साहित्य, गणित, खगोल शास्त्र, प्राचीन प्रौद्योगिकी, धर्म तथा दर्शन इन्हीं राजाओं के शासनकाल में फले फूले। मौर्यकाल, मौर्य साम्राज्य यूनानी इतिहासकारों के द्वारा वर्णित प्रेसियाई देश का राजा इतना शक्तिशाली था कि सिकंदर की सेनाएं व्यास पार करके प्रेसियाई देश में नहीं घुस सकीं, और सिकंदर, जिसने 326 ई में पंजाब पर हमला किया, पीछे लौटने के लिए विवश हो गया। वह सिंधु के मार्ग से पीछे लौट गया। इस घटना के बाद ही मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 322 ई पू 228 ई पू ने पंजाब में सिकंदर, जिन यूनानी अधिकारियों को छोड़ गया था, उन्हें निकाल बाहर किया और बाद में एक युद्ध में सिकंदर के सेनापति सेल्युक्स को हरा दिया। ईसा पूर्व 6ठी सदी के प्रमुख राज्य थे
मगध, कोसल, वत्स के पौरव और अवंती के प्रद्योत। 4वीं सदी में चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रनंद मोत्तर भारत को यूनानी शासकों से मुक्ति दिला दी। इसके बाद उसने मगध की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, जो उस समय नंदों के शासन में था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वण में कहा गया है कि सम्राट धनानंद ने चाणक्य को अपने राजमहल से बाहर निकाल दिया, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भड़काकर धनानंद को मरवा दिया। चंद्रनंद से चंद्रगुप्त मौर्य बन गया। इसके बाद चंद्रगुप्त ने दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के क्षत्रप सेल्यूकस को हराया था, जिसके फलस्वरूप उसने हेरात, कंदहार, काबुल तथा बलूचिस्तान के प्रांत चंद्रगुप्त को सौंप दिए थे। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार के पुत्र अशोक ने मौर्य साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचा दिया। कर्नाटक के चित्तल दुर्ग तथा मास्की में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। चूंकि उसके पड़ोसी राज्य चोल, पांड्य या